तो इंस्पिरेशन बहुत लंबी थी, बहुत सारी चीज़ें करी, क्योंकि बहुत छोटे से शुरू करा था। कभी कभी तो सोचते होंगे यार, बताओ एक समय में वहाँ स्टॉल लगा के ब्रांड का प्रमोशन शुरुआत की थी और आज मनोज वाजपेयी या पंकज त्रिपाठी, शिल्पा जैसे दिग्गज ब्रांड एम्बेसडर हैं। तेल में काहे को क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना, ये कोई एडवर्टाइज करके बिकता है? तो मेजर ब्रांड है बैल कोलू। हम सभी हर तीसरे घर में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली के क्षेत्र में हर चौथे घर में बैल कोलू का आपको ब्रांड दिख जाएगा। ऑल इंडिया का अराउंड अबाउट मस्टर्ड प्रोडक्शन का करीब 12% हम अचीव कर रहे हैं। लोगों को ज़रूर थी ऑब्जेक्शन कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये कौन करता है, पैक में पानी नहीं बिकता उस टाइम। हाँ, तो अब तेल कैसे बिकेगा? अच्छा, नॉरिश ब्रांड को शिल्पा शेट्टी कर रही है फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की सोयाबीन को प्रमोट कर रही है। प्योरिटी किसको कहते हैं? तेल तो कहीं से भी इम्प्योर नहीं है, कोई भी, चाहे आप राइस ब्रान पकड़ लो, चाहे सोयाबीन पकड़ लो, चाहे मस्टर्ड पकड़ लो, ग्राउंडनट पकड़ लो, सनफ्लावर पकड़ लो, तेल इज जस्ट एन लुब्रिकेंट। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की असली आर्थिक ताकत सिर्फ बड़े कॉरपोरेट हाउस या मेट्रो शहरों में नहीं छिपी है, बल्कि उन इंडस्ट्रियलिस्ट में छुपी है, उन उद्यमियों में छुपी है जो परंपरा, कृषि और आधुनिक बिजनेस मॉडल को जोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था गढ़ रहे हैं। आज का भारत सिर्फ स्टार्टअप और एआई का भारत नहीं है। यह भारत है एग्री बिजनेस का, यह भारत है फूड इकोनॉमी का और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के नए विजन का भी भारत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में बैल कोलू जैसे भरोसेमंद ब्रांड को खड़ा किया है और अब अपनी सोच को सिर्फ तेल के कारोबार तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि डेयरी प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं आशीष खंडेलवाल जी, जो एक एमबीए प्रोफेशनल हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं और बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें एशिया वन मैगजीन द्वारा वर्ष 2020-2021 का ग्लोबल यूथ आइकन भी चुना गया है। लेकिन उनकी असली पहचान इससे भी आगे है। वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं जो मानते हैं कि भारत की असली आर्थिक क्रांति गांव, किसान और एग्री इकोनॉमी से ही आएगी। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में क्वालिटी और कंज्यूमर ट्रस्ट पर आधारित ब्रांड बनाने के बाद अब आशीष डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में एडवांस जेनेटिक्स, टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे इनोवेटिव मॉडल्स पर भी काम कर रहे हैं, ताकि किसानों की आय बढ़े, दूध उत्पादन बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बैल कोलू के एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाइयों की, भारत की डेयरी इकोनॉमी के भविष्य की और उस बड़े विजन की जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ लेकर चलना चाहता है। तो अगर आप बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री इकोनॉमी और भारत की बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है। मेरा नाम एसके मिश्रा है और आप देख रहे हैं पीपल पल्स नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास और गहरी बातचीत आशीष खंडेलवाल जी के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ही पावरफुल, इंसाइटफुल और ग्राउंड लेवल कन्वर्सेशंस देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त पीपल पल्स नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने नेटवर्क में जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे दोस्तों में भी शेयर करें जो आने वाले समय में कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगला पॉडकास्ट किस विषय या किस गेस्ट के साथ देखना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम भारत की असली कहानियाँ और असली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। रामलीला मेले में ब्रांड प्रमोशन के लिए स्टॉल लगवाने से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, शिल्पा शेट्टी जैसे दिग्गज सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने तक के सफ़र को जब आप देखते हैं तो कैसा फील होता है? देखिए, सफ़र बहुत लंबा था। हाँ, मैं शायद बिजनेस में हूँ 1998 से। अच्छा, आई वॉज इन 12th दैट टाइम। अच्छा, घर के व्यवस्था, वो पुराने व्यवस्था थी कि जहाँ बच्चा अगर बाहर घूम रहा है तो बिगड़ जाएगा। अच्छा। वो फैक्टर था। तो ये ड्यूटी थी कि हमेशा स्कूल से लौट के आओगे तो आपको क्या कहते हैं, घर आना है। घर आने के बाद फिर खाना खा के और ऑफिस जाना है। ऑफिस का दुकान थी, इट वाज जस्ट अ शॉप दिन। अब जाने के बाद
चीज़ें तो नॉर्मल जैसे चल रही हैं तो मैंने हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा रखी। जी जी। अलग करने के साथ साथ जो सबसे बेस्ट पार्ट था शुरू से लेकर अभी तक, आज तक भी अगर बात करते हैं तो कभी घर में किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों। अच्छा। जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है वो ये कभी नहीं कहा गया कि पिताश्री ने कभी नहीं कही कि भाई क्यों करना है, क्या होगा इससे, भाई तुझे करना है तो कर ले, जो करेगा उसका जवाब तुझे देना है करने के बाद। ये करा तो इससे मिला क्या, मिला गया। तो इंस्पिरेशन बहुत लंबी थी, बहुत सारी चीज़ें करी। फिर चूँकि बहुत छोटे से शुरू करा था तो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ाव हमेशा से था। आज भी पिताश्री बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वही शायद हमारी लेगेसी भी रही है। कभी कभी तो सोचते होंगे यार, बताओ एक समय में वहाँ स्टॉल लगा के ब्रांड का प्रमोशन शुरुआत की थी और आज मनोज वाजपेयी या पंकज त्रिपाठी, शिल्पा जैसे दिग्गज ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। तो मतलब क्या फीलिंग, कभी एक सेल्फ फीलिंग सर के कितने कुछ रोज़ नया करते रहने की हमेशा ही रहती है। जी जी। अब जिस टाइम एडवर्टीजमेंट हमने शुरू करा था 2002 में, जी। अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले क्या कहते हैं एड तब करा था, तब शायद 60 लाख रुपए खर्च करे थे मैंने। अच्छा। 3 महीने के कैंपेन में। ओके। तो जितने जानने वाले थे या जितने मिलने वाले थे, एवरीबॉडी वाज लाइक कि क्या कर रहे हैं। तेल में काहे को क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना, ये कोई एडवर्टाइज करके बिकता है। हाँ। तो वो एक सोच थी। अच्छा, आज जैसे अगर हम आपसे पूछें बेसिकली, तो मैं बताना चाहूँगा BL एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है, और जिसका एक जो मेजर ब्रांड है बैल कोलू। हम सभी हर तीसरे घर में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली के क्षेत्र में, और इवन नॉर्थ इंडिया में NCR में हर चौथे घर में बैल कोलू का आपको ब्रांड दिख जाएगा, जो उसका एक मेन ब्रांड है BL एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा आज कितना बड़ा ब्रांड बन गया है ये BL इंडस्ट्री। देखिए, अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो ऑल इंडिया का अराउंड अबाउट मस्टर्ड प्रोडक्शन का करीब 12% हम अचीव कर रहे हैं। अच्छा। और अगर सिर्फ यूपी की बात करेंगे तो करीब 70% है। अच्छा। मार्केट शेयर। अच्छा। अब BL एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग कितने टर्नओवर की कंपनी है इस समय टोटल हम लोगों की? इस साल करीब 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ का हम टर्नओवर अचीव कर लेंगे। अचीव कर लिया। और ये जर्नी शुरू हुई थी 10 लाख रुपए से। ये जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी जैसे दुकान पे जाते थे तब पिताश्री कहते थे भाई 10 लाख नग अगर हम साल में बेच लें तो ये मिलेगा, ये बचेगा। उस टाइम की अलग व्यवस्थाएं थी। जी जी। अब आज के कितने हम अगर मंथली नंबर्स की बात करें तो 18 लाख 20 लाख तो हर महीने का कर रहे हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली है। 18-20 लाख नग केसेस। अच्छा। जिसे हम पीसेस कहते हैं। अच्छा, आप लोग पीसेस कहते हैं आपने। अच्छा, जैसे बैल कोलू ये बहुत ज़मीनी टच देता है, एक फील देता है। ये जो वर्ड है या जो ब्रांड का नाम है, ये कब मतलब किसके दिमाग में आया था? ये पिताश्री ने दिया था 94 में शुरू करा है ये। अच्छा। तब बॉटलिंग नहीं हुआ करती थी हमारे देश में, बॉटलिंग नहीं थी तब। उस टाइम 94 में ड्रॉपसी करके केस हुआ था जो सोयाबीन लॉबी ने क्या कहते हैं प्रमोट किया था। हाँ। शायद उसमें एक ब्रांड भी बैन कर दिए गए थे। हाँ, उसमें सारे ब्रांड बंद कर दिए थे, बैन कर दिए थे। तो जिन पे एगमार्क था गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ करा था। अच्छा। वो भी 5 लीटर्स तक की पैक में। अच्छा। तो तब कोई भी क्या कहते हैं पैकेजिंग नहीं होती थी, वहाँ से पैकेजिंग शुरू करी। वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट पैकेजिंग ऑफ ऑयल इन स्मॉल पैक। अच्छा। दैट टाइम तब वाज वेरी क्रूड की बॉटल के कहते ली ट्रे में लगाएं, हाइजीन मेंटेन करनी है, नल लगे थे। वो एक अलग सिस्टम था। मैनुअल भरना, वेट करना और पैक करना वाज एंटायरली डिफरेंट। अब आज की तारीख में तो वो शायद कभी ऐसा जैसे नहीं, आपने भी 99 में शायद, वैसे तो आप जाते रहे बट ऑफिशियली 99 या 98 में 99 में तो BL एग्रो कमीशन हो चुकी थी। अच्छा। वाज इन फॉर्मेशन वो। लेकिन एक समय था जब दाल भी खुली बिका करती थी, चावल भी खुला बिकता था, आटा भी खुला बिकता था और मस्टर्ड ऑयल भी खुला बिकता था। कभी
माइंड में आता था कि आने वाला समय ऐसा भी होगा कि ये सारी चीज़ें पैकेज इंडस्ट्री है? आपने कभी विजुलाइज किया था कि शुरुआत करने के बाद लोगों को ज़रूर थी ऑब्जेक्शन कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये कौन करता है, पैक्ट में पानी नहीं बिकता उस टाइम, हाँ हाँ तो अब तेल कैसे बिकेगा, था बिल्कुल। लोगों का ऑब्जेक्शन था, घर में भी भाई सब जने एक से नहीं, ठीक है पिताश्री ने साथ दिया, बाकी के कितने हैं, चाचा ताऊ सभी जने हाँ, थे, तो सबको प्रॉब्लम थी कि भाई क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ठीक है, हाँ, कुछ अलग सोचेंगे तो कुछ अलग मिलेगा। ये तो खैर है। अच्छा, आप जब 98 में आपने ज्वाइन किया, और मतलब 98 99 में BL एग्रो में, या आपने ऑफिशियली MBA करने के बाद आपने कभी सोचा था कि ये जो BL एग्रो है ये आने वाले समय में एक एग्री बिजनेस में और जेनेटिक इकोसिस्टम में ट्रांजिशन इसका होगा? फूड प्रोसेसिंग में आपने नॉरिश ब्रांड इंट्रोड्यूस आप ही ने किया 2016 में फूड प्रोसेसिंग में, तब आपने सोचा था कि क्या एग्री टेक में ये कुछ ऐसा? देखिए 2015 में अगर मुझसे कोई कहता कि आपको फूड ग्रेन्स या इसकी पैकेजिंग में बात करनी है या काम करना है, तो मैं ये कहता था भाई मेरे से नहीं होगा, इससे बड़ी मूर्खता, मैं अपने काम में खुश हूँ, जो कर रहा हूँ इज़ गुड। और शायद क्या कहते हैं वो सोच नहीं थी, लेकिन चूँकि कस्टमर्स की डिमांड थी तो वो कहीं ना कहीं ये हुआ चलो करके देखते हैं। अच्छा, वो करना तब भी नहीं था, वॉज जस्ट इन ट्रायल। तो 2017 में हमने बल्क से शुरू करा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2019 में कोविड आया, लोगों को हाइजीन एंड एवरीथिंग वाज ऑन पीक कि सबको पैक्ड चाहिए था, तो वो क्लिक कर गया चूँकि वी वर रेडी। तो अगेन दैट वाज द टाइम कि हमारे अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं था पैकेजिंग में। पल्सेस या क्या कहते हैं ग्रेन्स, बाकी जो ब्रांड थे वो कोई नहीं था, कोई नहीं था, धारा फॉर्च्यून और इस तरह कोई भी नहीं था। अच्छा, तो वी वर अगेन द फर्स्ट टू स्टार्ट पैकेजिंग ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन्स। अच्छा, तो वो शायद एक टाइम मिला, अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं बिजनेस के लिए वाज फॉर्च्यून, बट जो कंडीशंस थी वर्ल्ड वाइड वाज नॉट एट पार। तो वहाँ से डेफिनेटली पुश मिला मार्केट से कि भाई क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस बेसिकली मिला। तो वहाँ से तो ये अब मैं आपसे ये पूछूं कि बिजनेसमैन पैदा होते हैं या बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बनते हैं सर। अच्छा, पैदा नहीं होते सर। अच्छा, आपको देखना है क्या हो सकता है, कैसे करेंगे, क्या नया लाएंगे, वो आपको समझना है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो ज़रूर हमने शिफ्ट करा कि एग्री टेक में जाएं। एग्री टेक इसलिए कि जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड करते हैं सर मेरा वो जानने वाला है खेत में, उसको ये समस्या आ रही है। तो ठीक है, एज इन CSR हमने बहुत सारे काम किए, सॉइल टेस्टिंग, हेल्प आउट करना, सीड्स की क्वालिटी आइडेंटिफाई करके देना, वो करा। फिर ये हुआ कि जब हम ये कर रहे हैं तो वाई नॉट, जब हमारे पास नॉलेज है, हम पे डेटा बैंक है, हम पे सब चीज़ें, तो हम ही क्यों नहीं शुरू करें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है कि जब हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है, बेसिकली जो उत्तर प्रदेश और जो नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र है और बाकी जो उधर स्टेट है, वो शुरू से ही इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, वहाँ के लोगों के माइंड सेट हैं, गुजरात है। आपका भी एक तरह से फैमिली बिजनेस था, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा? लोग यहाँ पर सेफ प्ले करते हैं जब फैमिली बिजनेस जिसका भी होता है, ट्रेडिशनल है, चाहे वो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, क्लोथिंग है, ट्रेड है, आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि यार ये मतलब मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो फैमिली बिजनेस है और एक तरह से चल रहा है और मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, तो कभी लगा ऐसा कि यार? सर देखो, रिस्क तो बिजनेस का पार्ट है। जैसे आप बिजनेस या इंडस्ट्री की बात करते हो तो आप रिस्क में तो उसी दिन से आ गए, और बगैर रिस्क लिए तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। आपको रिस्क तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। मैं कभी भी बात होती है, कहीं बैठे हैं, कोई कहता सुनता भी, तो मैं कहता हूँ भाई आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि भाई जो मिल जाए, जो आराम से मिल जाए, सुकून से मिल जाए, मेरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आज की जनरेशन वो यही है, जो जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, जो भाई मेरी भी बच्चे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जो उन्हें भी सिखाता हूँ कि भाई देखो, बगैर धूप में निकले आपको क्या कहते हैं AC का मज़ा नहीं आने वाला। आपकी इच्छा हो नहीं हो, अगर प्लांट चलाना है, इंडस्ट्री चलानी है, तो मशीन लर्निंग बहुत ज़रूरी है, कोर है।
अगर आपने के कितने मशीन ले आए, आप मानोगे कितने, जैसे मैं 2014 में सबसे पहले मशीन लेकर आया फ्रांस से सिडल की फिलिंग लाइन, अच्छा 400 बॉटल्स पर मिनट की लाइन है। अच्छा। तो मैं 3 महीने की ट्रेनिंग ली कि भाई कैसे मैं- चलेगी। कैसे चलेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिसके भरोसे कर रहे हो हम्म वो कितना कॉम्पिटेंट है आपको कैसे पता। हम्म। और वो कुछ भी बोल देगा, आपको तो मालूम ही नहीं है, आप ऑफिस में बैठे हो। बिल्कुल सही बात है। तो आपको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मशीन में अगर उनने कोई समस्या बताई, भाई प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ साहब, ये दिक्कत है, तो आप उसे काउंटर कर सकते हैं। इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है क्या मशीन, ये थी या मैंने वही आपने जो अभी बात कही कि नोबडी इज़ रेडी टू टेक रिस्क। रिस्क। इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरर से बात हुई कि भाई ये मशीन आ रही है, यू कैन कॉपी एंड वी विल हेल्प यू आउट विद कॉपिंग द मशीन, और यहाँ पे आप बनाओ। तो सबका ये था सर हमारे यहाँ तो ये बिकेगी ही नहीं। बिकेगी नहीं। तो वी आर द ओनली कंपनी थ्रू आउट एशिया जिस पे पैकेजिंग का इतना बड़ा सेटअप है। अच्छा। सो वी रन कैपेसिटी ऑफ 1100 मेट्रिक टन्स ऑफ पैकेजिंग डेली ओहो। in small pack, that is 1 liter, half liter, 200 ml, 2 liters and 5 liters। 200 ml में भी है 200 ml में भी है। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं, and the whole plant is run by only 15 people। ओके। So no interference, कहीं किसी का कहीं हाथ नहीं लगना, कुछ नहीं लगना है। Just have to monitor कि nothing goes wrong and job is done। नहीं तो रिस्क, जैसे आपने रिस्क की बात की, एक रिस्क मैंने भी लिया है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था जी। स्टिल आई हैड 11 ईयर ऑफ अ जॉब एंड आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब एंड टू स्टार्ट ए पॉडकास्ट। चल बढ़िया बिकॉज सर। मैंने यही सोचा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, तो जो डिस्कशंस हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस्ड है कि कितनी वायरल रील्स निकल सकती है, रादर देन कि कोई इंसाइटफुल डिस्कशन है जिससे व्यूअर्स को। सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में जो न्यूज़ की अगर बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, तो जो कष्ट है वो सिर्फ यही है कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रूटफुल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो मेरे को भी बहुत सारे लोग, जैसा आपको किया मेरे को भी, कि भाई अभी तो बहुत जॉब है, यू आर ए क्लास 1 ऑफिसर, MHA में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, और कर क्या रहे हो पॉडकास्ट, किसी ने मतलब। बट वही है कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेरे ऊपर भी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है, सारी चीज़ है, बट आप रिस्क तो लेना, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। बट आई डोंट फील बिल्कुल ऐसा। इस मामले में हम लोग थोड़ा वो नहीं, अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि भाई आपने पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी क्यों लिए, तो वो शुरू से जो सेटअप था वह, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। कैसे कैसे ये लोग ऑन बोर्ड किया आपने? उस टाइम के कितने हमने सबसे पहले बात करी थी MS सिंह धोनी से। अच्छा। तो ये MS किस सिंह, ईयर की बात है लगभग? it is I think is around 2019 or 20। अच्छा 19 और 20। हाँ, उस समय सब बिग स्टार, धोनी तो खैर है ही बिग स्टार हमेशा से। तो उसमें हुआ ये कि धोनी जी ने एवरीथिंग कंफर्म्ड, सब चीज़ें हो गई, एवरीथिंग वाज सेटल, क्योंकि हम सर्च वही कर रहे थे कि भी जो हमारी तरह वो ज़मीन से उठा हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, ग्रो करा। परफेक्ट एग्जांपल आल्सो। तो वो उसको ही फोकस कर रहे थे। हाँ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि सर ये कहते हैं आप, मैं आपके साथ तो काम कर लूँगा, जो भी आपके टर्म्स कंडीशन संभाल लूँगा, आप नाम चेंज कर लो बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने भाई, मैं जिससे बना हूँ और जिसकी वजह से मैं आपको एज एन एम्बेसडर रखने की पोजीशन में हूँ, हाँ बिल्कुल, अगर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो तो सॉरी। उन किस लिए, मतलब उनको क्या लग रहा था? आई डोंट नो। अच्छा, ना क्या कहते हैं, क्वेरी करी ना इच्छा रखी कि भाई मैं तो आज भी मानता हूँ कि अगर जब तक प्रायोरिटी में क्या कहते हैं बिल्कुल इसलिए है कि मेरे को खाने पीने और यहाँ तक बैठाने की भी पोजीशन उसी ने दी। बिल्कुल सही। मैं उसको क्या कहते हैं लेट डाउन नहीं कर सकता किसी भी हाल में। फिर सर्च शुरू करी तो फिर आइडेंटिफाई करा कि भाई हमारे रीजन से 3 महान एक्टर्स हैं जिन्होंने ज़मीन से ही शुरू करा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर उनको क्या कहते हैं अप्रोच किया दैट वे, अलग अलग सेगमेंट में कि भाई हमारे बिहार के साइड में पंकज त्रिपाठी इज मोर प्रोमिनेंट, ईस्टर्न यूपी में मनोज वाजपेयी इज प्रोमिनेंट, वेस्टर्न में इज आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज प्रोमिनेंट, एंड ऑल 3 वाज रूटेड टू ग्राउंड एंड वहीं से ग्रो करा है, जीरो से शुरू करा है। सबने वही हार्डशिप झेली है जो हमने करी है।
अच्छा, नॉरिश ब्रांड को शिल्पा शेट्टी कर रही हैं? जी, नॉरिश ब्रांड इज टेकन बाय शिल्पा शेट्टी। तो इट वाज जब करा था वाज, चूंकि मैंने बताया कि कोविड का टाइम था, एवरीबडी वाज मोर कंसर्न फॉर हेल्थ एंड एवरीथिंग, तो शी वाज एन आइकन फॉर हेल्थ। हाँ बिल्कुल सही, फिटनेस आइकन तो है। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, शिल्पा शेट्टी। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा था, 98 ये ड्रॉपसी 94 का केस है या 98 के आसपास है? 96 के अराउंड। 98 से 2000 का भी जो दौर था, बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल को लेकर के स्केप्टिसिज्म था और बड़ा टर्मोइल था, रेड टेपिज्म था, गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस भी थे उस पर। ऐसे समय में आपने प्राइम टाइम पर प्राइम स्लॉट्स लिए, हैवी ब्रांडिंग का एक जिम्मा उठाया और आपने एक करेज, मैं तो यही कहूँगा करेज है, ऐसे समय में आपने एक करेज दिखाया कि हाँ भाई हमें जाना है मार्केट में, हमें ब्रांड प्रमोशन करना है। तो मतलब कुछ डर वर नहीं लग रहा था आपको सर देखो, कि एकदम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, या एट दैट टाइम वे बैक इन 2000 प्राइम टाइम में मैंने बताया कि इट वाज इन क्वेश्चन फॉर मी एंड फ्रॉम एवरीबडी कि भाई तेल पहले तो पैक करके बेचना, वो भी सरसों का तेल, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना। हाँ, तो नोबडी वाज रेडी। हाँ, पिताश्री ने कभी नहीं कही कि कुछ भी करा, उन्होंने कही भाई जो खर्चा कर रहा है साल के आखिरी में कैसे निकलेंगे, हाँ, ये देख ले, इसके अलावा मुझे नहीं मालूम है, तो जो खर्च कर रहा है जो है कर ले, कम पड़े, कैसे अरेंज होगा दैट आई विल टेक केयर, लेकिन जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। जैसे मैं 2014 में पूरा प्लांट नया रेनोवेट किया। अच्छा, फ्रांस से पूरा क्या कहते करीब करीब 150 पौने 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरा प्लांट अच्छा, पैकेजिंग का चालू किया। उस टाइम भी पापा जी के पास फ़ोन आते थे हाँ, कि लड़के को समझाओ, ये पागल हो गया है, सब रुपए बर्बाद कर देगा, और क्या कितने कौन इतनी महंगी मशीनें लगाता है, क्या करता है। तो पापा जी ने एक ही कही, बेटा कि ये क्यों लगा रहे हो। मैंने पापा जी इससे ये कॉस्टिंग सेव होगी, और जो हाइजीन की प्रॉब्लम है, उस टाइम एक प्रॉब्लम आई थी कि कपल ऑफ लेबर दे आपस में बात कर रहे थे कि भाई अगर मैं जार में कलावा डाल दूं तो अच्छा, हाँ, क्या करोगे। तो देवर अच्छा, बिटिंग कि तू नहीं कर सकता, अगर तू कर देगा तो 1000 रुपये दूंगा। अच्छा, तो वो फॉर्चुनेटली वो चीज़ चूँकि कैमरेज वो देर तो पकड़ ली, अच्छा, आइडेंटिफाई करा। अच्छा, आपके यहाँ स्टाफ में बात कर रहे थे? अच्छा, ये क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करा। तो फिर क्या कहते ये लगा कि हम जिस पोजीशन पे जा रहे हैं वहाँ ये हाई रिस्क है। बिल्कुल। तब ये कहते डिसाइड करा कि ये पूरा चेंज कर दें, क्योंकि रोज वहाँ पे अब आदमी तो इंसान है, अगर कहीं गलती हो गई, हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि उस टाइम फ्लोर पे करीब 500-600 आदमी था। ओहो, जो एज एन लेबर, चूँकि सेमी ऑटोमेटिक लाइन थी, बॉटल लगाना, अच्छा, रैप पर चढ़ाना, पुराना काम था, और फिलिंग मशीन से थी, अदरवाइज बाकी सारा काम वाज मोर ऑफ लेबर। अच्छा, तो वहाँ से फिर ये हुआ कि नहीं, हमें मशीन एक ऐसी चाहिए जिसमें मैन पावर के कितने का इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं थोड़े से, तो छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में एक बिग डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल आपको प्रेरित करती है, इंस्टिगेट करती है। आपको सब्स्टिट्यूट पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ओपननेस बहुत ज़रूरी है ब्रेन की, अदरवाइज तो आप व्यापार में। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है कि जो 2000 में आपने डिसीजंस लिए 2000 में कि इसको प्राइम टाइम पर ले जाना है, ब्रांडिंग करनी है, वो बेल कोलू को एज ए ब्रांड बनाने में टर्निंग पॉइंट था? देखिए, जो भी एफर्ट किए हैं वो कुछ भी, हर एफर्ट ने पे बैक तो किया ही है। जी जी, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, ठीक है, क्या कहते हैं उस टाइम कुछ टर्निंग पॉइंट था, ऐसा आपको लगा? क्रेज था सर, कुछ नया करने का क्रेज था, क्योंकि काम तो हो रहा था, उसमें कुछ नयापन तो था नहीं। और रेगुलर जो चीज़ कर रहे हो रही है उसमें वो थ्रिल तो था नहीं। हाँ, नई जनरेशन थी। जी जी, हम जनरेशन एक्स से तो थ्रिल तो पहले ज़रूरी थी भाई, किक चाहिए थी हर चीज़ में, कि काम जो करें वो कुछ ऐसा करें कि किक लगे। तो वो किक की फील ही थी जो यहाँ तक लेकर आई आज भी। अच्छा, जब आपने जैसे सोचा कि अब इसको कंज्यूमर पैकिंग में जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा था? कैपिटल, कंपटीशन, मार्केट? नहीं सर, कुछ कंज्यूमर पैकिंग में जब मशीन, और ऐसे समय में जब मुझे लग रहा है कि 85% लोग जो मस्टर्ड ऑयल है वो ओपन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 99% जब हमने शुरू करा was 99%। 9%। एक बॉटल पैक करके और कस्टमर को देना, उसकी गाड़ी में रखाना, कन्विंस करना, वो एक अलग कहते हैं
बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। वाज बिग पार्ट। अच्छा, ऑलरेडी बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी उस समय थी। कोई नहीं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट में नहीं था। अगर मस्टर्ड में बॉटलिंग की बात करें, वी वर द फर्स्ट। अच्छा, धारा, एगमार्क फॉर्चून वगैरह ऐसा कोई नहीं था तब। था ही नहीं। ओके। रिफाइंड का ट्रेंड आया था एक्चुअल में। वाइटल था, वाइटल ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि मस्टर्ड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, फिर कुछ चीजें और हुई, ड्रॉपसी हाँ, वो ड्रॉपसी हुआ, काफी सारा वो एकदम परसेप्शन बना था बहुत ज्यादा फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की सोयाबीन को प्रमोट करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बाद में क्या कहते हैं, ठीक है। अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे वो लोग क्या मस्टर्ड ऑयल को किस वजह से, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, देश है कि इसमें यूरिक एसिड होता है, अच्छा, उससे गठिया होती है। हमारे यहाँ हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हम उससे कहते हैं कि वो उससे आपके गठिया खत्म होती है। तो दोनों हमारे यहाँ तो मतलब सरसों के तेल की मालिश की जाती है। इसीलिए करते हैं कि भाई घुटनों में दर्द है, या बड़े बूढ़े इसलिए करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन वो बिल्कुल परसेप्शन एंड ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल अलग। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हम लोग लिखते हैं कच्ची घानी। कच्ची घानी क्या मतलब, वो वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड, क्या ये कुछ एक ही है? कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी, वुड प्रेस, एवरीथिंग इज वन एंड द सेम। अच्छा, है क्या कि प्रोसेस है। इसमें एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कहते हैं कंपाउंड होता है। साइनाइड का क्या कहते हैं कंपाउंड है, जो झल जैसे कहते हैं, जो लगता है या जिससे क्या कहते हैं आपको सांस में, आँख में जलन लगती है, गर्म होता है, तो वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड है, उसकी वजह से होती है। अच्छा, वो 30-35 डिग्री टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाती है। अच्छा, तो जो कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस बात करते हैं, देन उसका टेम्परेचर 30 के अराउंड अबाउट मेंटेन करते हैं, जिससे वो मस्टर्ड में रुक जाता है। अच्छा, इट इज ऑयल सोल्यूबल, तो मस्टर्ड में रहता है, ऑयल में रहता है। अच्छा, जैसे ही इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो आपको जितना एवेपोरेट हो गया, मान लो आप 34-35 टेम्परेचर पे ले आए तेल को, तो वो तभी आप जब तलते हो ना, तो जैसे ही आप गर्म करते हो तो तभी 35 डिग्री के अराउंड अबाउट आपको ये कहते हैं आंखों में लगना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं तो ये होना चाहिए कि ये दिस इज मस्ट। देखिए, हम जिस वर्ल्ड के कहते हैं मैप में जहाँ है, ट्रॉपिकल एरिया जिसे हम कहते हैं, हम वहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमिड यहीं है, ह्यूमिडिटी है अराउंड द ईयर। गर्मी यहाँ है और ठंड यहाँ है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्किन डिजीज़ होती है। और शुरू से सबको मालूम है कि स्किन डिजीज़ के लिए फंगल डिजीज़, फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम करने में एलाइल आइसोथायोसाइनेट की कहते हैं कंपाउंड जो इसको रोकता है। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ हमेशा ट्रेडिशन रहा है कि बच्चा हुआ है तो उसे मालिश करना है। मालिश ठीक है, क्या कहते हैं, आपके स्किन नरिशमेंट एंड ऑल इज ओके। प्रायोरिटी वाज नंबर ऑफ रीजंस की, ये क्या कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, ये फंगल ग्रोथ रोकेगा, ये वायरल ग्रोथ रोकेगा। अच्छा, तो ये कंपाउंड इज, चूँकि साइनाइड कंपाउंड है, तो क्या कहते हैं जितने बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल, ये ख़त्म करता है इसे। तो डरने लगा। साइनाइड तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ में सुनते हैं। देखिए, कंपाउंड के कहते हैं होने के बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। H2O है, अब हाइड्रोजन अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, अगर अलग कर देंगे, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर दोनों को मिलाएंगे तो आग बुझाने के काम में आता है। अरे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड क्या बन रहा है फाइनल, दैट इज द फाइनल आइडेंटिटी ऑफ दैट थिंग। कुछ वो भी होता है, कच्ची सरसों, पीली सरसों, इसका काली और पीली सरसों सर सब एक होती है। देखिए, कुछ बेल्ट में पीली सरसों उगाई जाती है, तो मैं कहूँ कि भाई पीली सरसों में कुछ अलग चीज़ है, वो कुछ नहीं है, वो सेम, दोनों चीज़ें सेम है, एक ही फैमिली के प्रोडक्ट है। और माइंडसेट है लोगों का कि भाई पीली सरसों और काली सरसों। अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ घर पर हुआ, वाइफ बोली कि वो कुछ दूर स्पेलर लगा हुआ है, वहाँ से जाके वो वाला तेल मंगवाओ, अब हम ये पैक वाला नहीं खाएंगे। तो मैं एक दिन चला गया, मैंने कहा कि पूछा कि भाई क्या है, तो 2 जगह वो रखा हुआ, तो बोला साहब वो काली सरसों हुई, पीली सरसों। देखिए, तो उसमें मैंने पूछा, बोले कि इसका रेट इतना, अब मुझे तो मालूम नहीं काली, मैंने ये पूछा कि कितना रेट है, एक का उसने कुछ रेट बताया, तो जिसका जो ज़्यादा बताया मुझे लगा भाई अच्छी होती होगी, ले लिया। लेकिन आई वाज नॉट अवेयर कि इसका क्या। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर बचपन में मम्मी जरूर कहती थी, जब जाते थे हम लोग लेने तेल, कि उससे कहना सरसों का दे और लाहा या कुछ इस तरह होता है ना, लाहा, लेटा, राई ये होती है। जी जी जी। तो ये सब एक ही फैमिली है। जैसे घर में हम राई यूज करते हैं,
वो भी वही फैमिली है। अच्छा साइजेस का फर्क है। अच्छा होता क्या है कि ये हमारे वेस्टर्न वालों ने सोयाबीन किसको कहते हैं ये उन्होंने तो पढ़ाया। हमारे यहाँ वालों ने कभी भी नहीं पढ़ाया कि सरसों की खासियत क्या है या क्या कहते हैं सरसों में क्या चीज़ विशेष है बिल्कुल जो देखनी चाहिए या हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लाई, लेटा, सरसों, पीली सरसों सब एक ही है। अच्छा तेल वही निकलेगा। उसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे देन इट इज़ वन एंड द सेम। कोई फर्क नहीं किसी में भी। अच्छा एक कुछ कनोवा ऑयल करके भी कनोला कनोला या कनोला 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 हाँ। कैनोला इज मॉडिफाइड फ्रॉम मस्टर्ड, यानी अच्छा। उसमें से एलाइल आइसोथायोसाइनेट कम कर दिया और यूरिक एसिड जिसे वो कहते हैं कि इससे गठिया होता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो हटा दिया। तो इट इज अगेन अब तो फिर से फैमिली लोग ऑफ अभी बीच में बड़ा जो रिफाइंड ऑयल को काफ़ी प्रमोट किया वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अब फिर उसके जो रिपरक्यूशंस हैं आ रहे हैं सामने। अब तेजी से ये परसेप्शन बन रहा है कि नहीं भाई रिफाइंड इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। मेरे घर में भी ये हुआ कि भाई तेल कभी भी बैड नहीं है। हाँ हाँ जो सबसे बड़ी आज की तारीख में प्रॉब्लम है वो ये कि हमें तेल और घी नहीं खाना, ये बीमारी है। अच्छा आपकी बॉडी को तेल चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ कैसे भी लेना है आपको, ज़रूरी है एक मिनिमम क्वांटिटी। अच्छा पर कैपिटा कंजम्पशन पर पर्सन शुड बी अराउंड 15 to 18 kgs पर ईयर। अच्छा पर पर्सन 15 to 18 kg पर ईयर। अच्छा पर ईयर इतना खाना इतना आपको खाना ही खाना इसका है। मतलब आप ये समझिए कि लगभग 1 किलो 500 ग्राम पर मंथ। हाँ लगभग ये आपको खाना ही इंडिविजुअल। तो ये तो हमारे घर में तो 2 लीटर से 4 लोग खाते हैं। ये इसीलिए तो बीमारियां हैं सर। अच्छा इसीलिए बीमारी है और कोई रीजन नहीं है। अच्छा कि आपने घी खाना बंद कर दिया। अब आपने घी खाना बंद कर दिया तो पेट में जो इजीनेस होनी चाहिए, ल्यूब्रिकेशन है, वो आपने खत्म कर दिया। अच्छा अब आपका जो एसिड बन रहा है वो आपके इंटेस्टाइन को खराब कर रहा है। फिर जितने ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कैसे जाएंगे बॉडी में? बगैर ऑयल के नहीं जाएंगे। ये कोई अच्छा ये भी है? भाई A, D, E अच्छा ये तीनों ऑयल सॉल्युबल हैं। ये कैसे लोगे आप? फिर डॉक्टर कहेगा भाई आपके विटामिन A, D कम है, आप एक काम करो, ये कितने एक इंजेक्शन ले लो। हाँ एक कुछ ओमेगा 3 भी पाया जाता है क्या? कोल्ड प्रेस या क्या है ये? देखिए ओमेगा 3 अगेन ना, जो एंटी एजिंग आज की तारीख में लोगों को जवान दिखना है, स्किन टोन्ड होनी चाहिए, उसमें यूज़ आता है डेफिनेटली। और कई सारे एमिनो एसिड बनते हैं ओमेगा 3 से। अच्छा तो वो सब तेल से ही आती हैं। अच्छा अब हमने ये सब चीज़ें लेनी बंद कर दी, इसलिए हम सप्लीमेंट पे जा रहे हैं, हम क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। ओमेगा 3 आप कह रहे हैं कि क्रीम में ओमेगा 3 है, आप इसका लेप करिए। स्किन के थ्रू तो ठीक है, 4 और जो हमारी बॉडी में नहीं जाने चाहिए केमिकल हम उसके थ्रू ले रहे हैं। भाई मुझे याद आता है डायरेक्ट खाने पे हमारा कोई फोकस नहीं। बचपन में मम्मी सरसों का तेल लेके नहाने के आधी बार सर पे लगा देती थी, वही चेहरे पर लगा सरसों देती तेल थी। बस मल्टीपर्पज की जहाँ मर्जी हो, मालिश होती थी, उसी से होती थी, खाना भी बनता था और पापड़ और चिप्स भी बना। तो उसका सर रीज़न ये है, स्किन पे इसलिए लगाते थे किसी भी प्रकार के स्किन डिजीज आपको नहीं होती है। अभी तो हम बहुत हाइजीन कंसिडरेशन थोड़ा करने सा लगे। इसका रीजन ये भी है कि अब जो घी है या ऑयल है या तेल है उसकी जो प्योरिटी की बात है, मिक्सिंग, और इस वजह से लोग भी सर देखो कोई रीजन भी इज, मुझे ऐसा लगता है कि रीजन इज नॉट ऑयल फॉर एनी डिजीज, बट जो आप प्योर नहीं ले रहे हो वो भी एक बहुत सर क्या कहते हैं, प्योरिटी किसको कहते हैं? तेल तो कहीं से भी इम्प्योर नहीं है कोई भी। अच्छा चाहे आप राइस ब्रान पकड़ लो, चाहे सोयाबीन पकड़ लो, चाहे मस्टर्ड पकड़ लो, ग्राउंड नट पकड़ लो, सनफ्लावर पकड़ लो, तेल इज जस्ट एन लुब्रिकेंट फॉर बॉडी। इट इज अ लुब्रिकेंट। कुछ क्या कहते हैं एमिनो एसिड्स हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए ऑयल कंपलसरी है, कुछ क्या कहते हैं विटामिन है जिसके अब्जॉर्प्शन के लिए कहते हैं ऑयल ज़रूरी है। अदरवाइज ऑयल का कोई क्या कहते हैं बॉडी में इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा ओबेसिटी इज नॉट फ्रॉम ऑयल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फ्रॉम ऑयल। कोई भी चीज़ जो ज़मीन से उगाई जा रही है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अच्छा एनिमल फैट में कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। हाँ
कोई भी चीज जो जमीन से उग रही है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हम तो अब सोचते हैं मैंने कि बताया ऑयल या घी कि खाने से ये कोई पढ़ा ही नहीं रहा। अच्छा, ये कोई पढ़ा ही नहीं रहा ना, हमारे यहाँ आज भी एजुकेशन इस पे है ही नहीं। डाइटिशियन को लगा मोटापा हो गया, बोले ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे बोल दो भाई तेल खाना बंद कर दो, हाँ हाँ, तब भी मोटापा कम कभी नहीं होता। उससे 4 चीज़ें बीमारी और बढ़ती हैं। है। तो अगर ये कहते हैं आप साइंटिफिकली जाओगे तो यू नेम एनीथिंग अदर देन एनिमल फैट। जब मैं एनिमल फैट की बात करूंगा तो आप दूध पी रहे हो, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली होगा। आप घी खा रहे हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। अदरवाइज कहीं कोलेस्ट्रॉल जो जमीन से होगा उसमें कोलेस्ट्रॉल कोई नहीं कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसमें से तीनों में आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है? तीनों बढ़िया है सर, लोकेशनल है। देखिए अच्छा। नेचर ने जहाँ पे जो कंडीशन है एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से तेल बनाया है, वेजिटेशन उसके हिसाब से डेवलप करी है जी। आपके लिए मस्टर्ड ऑयल इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस ट्रॉपिकल रीजन में हैं वहाँ पे आपको स्किन डिजीज ज़्यादा होंगी, आपको क्या कहते हैं एलर्जीज ज़्यादा होगी, उसको सप्रेस करने के लिए मस्टर्ड ऑयल बनाया बनाया है। है। हाँ। ग्राउंडनट इज कोल्ड ऑयल, जितना क्या कहते हैं आपका सी साइड एरिया होगा वहाँ मिलेगा, क्योंकि उसी हिसाब से जैसे हम साउथ में चले जाए तो कोकोनट चलता है, हाँ, कोकोनट उगता वहीं है, वही उगता है। सही पास्ट में थोड़ा ना हमारे पास साधन थे कि हम कहीं से पाम ले आए, कहीं से कुछ ले आए। सही बात है। आज तो तब तो जहाँ जो चीज़ मिल रही है उसी से बनानी है, और नेचर ने जो दिया है वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बना के दिया है। अच्छा, अभी जो BL एग्रो इंडस्ट्रीज़ है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कोई पब्लिक इशू लाने का अभी कोई नहीं सर, कोई वो नहीं है। कुछ एक्सपेंशन जो आप चला रहे हैं वो एक्सपेंशन चल रहे हैं सर, जो जनरेट हो रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पब्लिक जाने का कोई अभी कोई आने वाले कोई समय नहीं में है सर। उसके पीछे कुछ देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब आपके पास सरप्लस होगा तो फिर आप फालतू में खर्च करोगे, कंस्ट्रक्टिव नहीं करोगे। अच्छा। जब स्कैसिटी होती है ना तभी आप उसको सहेज के और उसको ढंग से इस्तेमाल करने की पोजीशन में आते हो। अच्छा, आप जब FMCG की बात करते हैं, अब तो BL एग्रो इंडस्ट्रीज़ बेल कोलू एक मस्टर्ड ऑयल के अलावा फूड प्रोडक्ट्स में भी है, और अब डेयरी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपको क्या लगता है FMCG में क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? ब्रांड चैलेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है, या ट्रस्ट लोगों? नहीं सर, कोई चैलेंज नहीं है, करने वाले नहीं है। अच्छा, करने वाले नहीं है। 2022 कोविड ख़त्म होते होते अगर मंथली सेल बात करें तो वॉज अराउंड 500 मेट्रिक टन्स। अच्छा, मंथली एंड वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 7,500 मेट्रिक टन्स लास्ट मंथ। तो आपको जब करना है, जब तक आप किसी को दोगे नहीं तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन फिर भी FMCG में इतने बिग प्लेयर्स आ गए हैं या देखिए, रहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्वालिटी वो चाहिए। क्वालिटी हमारे जैसे हम बात करते हैं कि ओपन मार्केट में दाल बिक रही है XYZ, वो और हमारे रेट में डेफिनेटली 10 रुपये 15 रुपये किलो का फ़र्क होता है। उसका रीज़न ये है कि हम अपनी जितनी भी दालें पैक कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल अरहर की बात करते हैं, तो जो हम पैक करते हैं वी इंश्योर कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है शुड बी बिटवीन 7 and 8, क्योंकि 6 से नीचे जाएगा तो पाउडर हो जाएगा, बाइंडिंग ख़त्म हो जाएगी दाल की, और 8 से ऊपर जाएगा देन इट विल मोर ट्रेंड की इसमें मोल्ड्स, इसमें बैक्टीरिया, इसमें ये कहते हैं फंगस, ये लगने की चांसेस हैं। हम शेल्फ लाइफ आज की तारीख में दे रहे हैं 2 साल। अच्छा, दाल की, और रिटर्न में दे रहे हैं। अच्छा, और आप मार्केट में लूज लोगे तो दे गिव यू शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड 1 month और 1.5। हाँ, वो भी कोई ऐसा वो नहीं है, और उसमें भी अगर हो गया तो उसकी लाइबिलिटी नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ आपको दे रहे हैं वो बेस्ट दे। बेस्ट देने के पैरामीटर्स हैं, आपको साइंटिफिकली समझना है कि इस चीज़ को बनाए रखने में क्या क्या कहते पैरामीटर्स होने चाहिए। भाई मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने वेस्टेज ऑफ फूड वो ख़त्म करा है, क्योंकि जो चीज़ 2 महीने में ख़त्म हो रही थी मैं उसे 2 साल तक ले जा पाया हूँ। ले जाता है। जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो हमने फाइनल क्या कहते करा है, वी विल बी एक्सटेंडिंग द एक्सपायरी डेट
till 3 years. अच्छा, इज इट पॉसिबल साइंटिफिक? It has been proven. हमारे पास datas are available. We have gone through and everything is through. So maybe by April or by end of April हम 3 साल लिखना शुरू कर पाएंगे। अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि 2026 में कोई यंगस्टर कोई अगर एफएमसीजी का काम में जाना चाहता है या अपनी बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, क्यों नहीं कर सकता? डेडिकेशन चाहिए। अच्छा, मैं क्या कहते हैं, बिल्कुल अलग बात है ना। आई एम देयर। आप एनी टाइम एनी पॉइंट आपको कभी भी लग रहा है यू हैव अ प्रॉब्लम, आई एम देयर। अच्छा, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं नहीं बताऊंगा। आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, कैसे लगाना है, आई एम देयर। जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल गेट इट डन। मुझे भी अच्छा लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं व्यूअर, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं आप प्रमोट भी बहुत करते हैं, सीएसआर में भी आपने काम किया, वैसे भी आप बहुत प्रमोट करते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा अपने व्यूअर्स से कि अगर कोई ऐसा है जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में फोरे करना चाहता है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो सर के साथ, आशीष जी के साथ जुड़ें, टच में रहें उनके मीडिया। तो अच्छा, एफएमसीजी में कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि लो कैपिटल से शुरू कर सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में अगर मैं नई जनरेशन की बात करूं तो डेफिनेटली मैक्रोनी, पास्ता, वर्मिसेली, इट इज़ अ बिग मार्केट। अच्छा, और ये बिल्कुल 100% अनऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, अनहाइजीनिक है। अच्छा, तो किसी को करना है, आई थिंक ही कैन स्टार्ट विद कपल ऑफ करोर्स एंड अच्छा, बढ़िया काम कर सकते हैं। बढ़िया। गवर्नमेंट भी बहुत सारा प्रमोशन दे रही है क्या इस फील्ड में? देखो, गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। प्रॉब्लम फिर गवर्नमेंट के साथ वही है कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया, वो अनाउंसमेंट के बाद कहाँ भटकना है, वो मिलना कहाँ है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, एफएमसीजी की जब बात करते हैं, अभी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जी, अमेज़ॉन या बहुत सारे जो ई कॉमर्स आ गए हैं मार्केट में, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था एफएमसीजी का, पंसारी थे या शॉप्स थी, दुकानें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या आने वाले समय में इट इज़ इन डेंजर, कुछ ऐसा? नहीं सर। अच्छा, देखिए, जो भी मैं ब्लिंकिट की बात करूं या जेप्टो की बात करें हम, या स्विगी, जोमेटो की बात करें, आप मुझे दिखाओ ना कौन प्रॉफिट में है। अच्छा, दे आर बर्निंग मनी लाइक एनीथिंग, क्योंकि इन्वेस्टर्स उनके पास हैं। दे आर बिल्डिंग अ ब्रांड। मैं कई बार वैल्यूएशन की बात होती है, कंपनी के वैल्यूएशन क्या है, हाँ, तो मैं खुद भी कई बार ताज्जुब करता हूँ कि भाई वो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग माइनस में है, उसकी वैल्यूएशन कैसे हो सकती है? अच्छा, जिन्होंने स्विगी या जोमेटो ने जिस टाइम लॉन्च किया, नहीं, स्विगी जोमेटो चलिए फूड है, जो ज़ेप्टो है, जेप्टो या ब्लिंकिट, तो Amazon है, फ्लिपकार्ट है। माइंडसेट क्या है? उनका माइंडसेट ये है कि हम एक स्टेज पे ले जाके उसको सेल ऑफ करके और एग्जिट करेंगे। अच्छा, तो काम तो है ही नहीं। उनका तो माइंडसेट ये कहते फोकस्ड है कि भाई साहब, मैंने तो जितने दिन चल रहा है उतने दिन चलाऊंगा, जिस दिन मुझे फेयर वैल्यू मिली मैं अपना एग्जिट कर दूंगा। चलिए, एक तो वो सेगमेंट हो गया, लेकिन ये भी है ना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब वो भी ई कॉमर्स, बस सारे के सारे मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन, आप भी अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट, ईज ऑफ प्रमोशन कह सकते हो, आदमी के रीच में है, वैरायटी मिल रही है, कैन गो थ्रू, तो वो डेवलप हमारे, अब अगर इंडिविजुअल बढ़िया स्टोर्स की बात करें तो सुपरमार्केट्स, सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट्स तो शुरू हो गए ना। हाँ, कह रही तो है। और हम कितना भी कह लें, हमारी टेंडेंसी जो जाके दुकान से देख के और हाथ से फील करके लाने की है, हाँ, वो अभी फिलहाल अगले 50-100 साल तो नहीं जाने वाली। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम लोग, बिकॉज वी आर फ्रॉम द यूपी और बेसिकली BL एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ बेस्ड इन बरेली, तो आपको यूपी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट का आइडिया है। जो योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट जब से आई है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रमोशन हुआ है, तो मतलब कहते हैं तो ग्राउंड लेवल पर क्या चैलेंजेस अभी भी हैं? बिल्कुल है इंडस्ट्री लगाने में। देखिए, परमिशन, कॉम्प्लायंस, ब्यूरोक्रेसी, मैंने अभी भी क्या बताया, गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रही है, बहुत अच्छे इंसेंटिव दे रही है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती सर, प्रॉब्लम आती ग्राउंड लेवल पे जब इम्प्लीमेंटेशन। मैंने क्या कही कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, हाँ, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर मिसिंग है। जिसकी अप्रोच है, जिनने बिल्कुल क्या कहते हैं चढ़ गया, या जिसकी नॉलेज है, वो तो कर पा रहे हैं।
पब्लिकली वो थोड़ा सा थोड़ा मैं नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा टफ है टफ है कि इंसेंटिव अगर लेना है तो अनाउंसमेंट है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन पेपर क्या होने चाहिए, क्या फाइल करना यानी है, कंप्लायंस में इश्यूज तो हैं। इश्यूज तो डेफिनेटली। तो जब हैं तो फिर ईज कहाँ हुआ इस केस नहीं का? सर, देखिए मैंने क्या बताया कि अब हमारे योगी जी तो उतर के सबके पास जाएंगे नहीं। नहीं, लेकिन Drill गवर्नमेंट down- ये तो मॉनिटर करती ही होगी कि भाई जो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है तो सर, कितना उसका देखो, आउटपुट आ रहा है। मॉनिटरिंग तो एक बहुत इम्पोर्टेंट। मैं तो भाई, आप रहे हो इस सिस्टम में, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि क्या होता है। अच्छा, जैसे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रॉ मटेरियल है, डिस्ट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, आज की तारीख में तो कुछ भी नहीं। मतलब जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है एडिबल ऑयल, इट इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। अच्छा, करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। तो यानी यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। देखिए, अगली वर्ल्ड वॉर तो सर फूड के पीछे लड़ी जानी है। और आप कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन करते चले जा रहे हो, आप बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हो, लैंड आपके पास खत्म हो रही है, फार्मर्स खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो जो फोकस होना चाहिए वो क्या कहते हैं, अब आज की तारीख में जो नई जनरेशन को करना भी चाहिए, दे शुड बी प्लानिंग फॉर फार्मिंग। जो खाने के लिए, देखिए आदमी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और खाना नहीं बढ़ रहा है। फॉर श्योर क्या कहते हैं, हर जगह क्राइसिस है। अगर अभी के बिल्कुल लेटेस्ट सिनेरियो इजराइल और ईरान की अगर हम सिनेरियो देखें तो सारी दुनिया क्या कहते हैं खाने के इर्द गिर्द ही चल रही है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स वो रहेंगे सिर्फ खाने के लिए कि आप क्या उगा सकते हो और कितना बढ़िया कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यूपी में इंडस्ट्री लगाना वाकई आसान हुआ या आज भी कोई एंटरप्रेन्योर महाराष्ट्र या गुजरात की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं? आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है सर्किल में जब आपका डिस्कशन हो, थॉट प्रोसेस है। देखो, मैंने बताया कि बगैर कष्ट के तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, वो सही है, लेकिन ये भी है कि जैसे एक बच्चा है उसको आप सपोर्ट कर देते हो तो सर, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ आज की तारीख में, आप बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप पैम्पर कर रहे हो। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं यही कहूँगा, बेटा क्या कहते हैं, अच्छा तेरे से ये नहीं हो रहा, चल मैं करा देता हूँ। मेरे साथ वो नहीं था। मैं जब दुकान पे सबसे पहले आना शुरू हुआ तो ट्रेनिंग मेरी कैसी थी कि मेरे को क्या कहते 3 महीने तक प्यून का काम कराया कि जो ग्राहक आ रहा है अपनी दुकान में, अपनी दुकान पे, अच्छा, कि पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, किसी को नाश्ता कराना है। दैट वाज माय जॉब। होता है लर्निंग। आज की तारीख में मैं क्या कहते हैं सिर्फ स्टोरी सुना सकता हूँ, अपनी औलाद से करा नहीं सकते। सही बात है। तो देखिए, आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं 5% आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, कहीं 5% कम आएगी, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, जो एडिबल ऑयल, जैसे यूपी को एक पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है जी, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, लेकिन अभी भी हम लोग एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में क्या बहुत सारा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट 60% ऑयल जो हम अपने कंज्यूम करते हैं दैट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड। तो क्या यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन नहीं किए गए या? देखिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बहुत बनाई। हाँ, मैंने बताया ना कि अब नई जनरेशन, जो जनरेशन एक्स या वो जनरेशन जी जनरेशन या इससे पहले क्या कहते हैं मिलेनियम की बात करें, उन्होंने एसी के अलावा कुछ नहीं देखा। सही एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट है कि एक बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, हाँ, सरकारी विभाग में ही थे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मेरा भांजा है, इसको देख लो, कोई काम कर सकता है क्या? तो मैंने सर क्या पढ़ा है? बोले यार 12वीं तक पढ़ा है, देख लेना क्या काम करेगा। तो मैंने सर भेज दो आप। अच्छा, अब वो आया तो वॉज मोर कि एक बार को हमें भी लगा कि भाई जिस हिसाब से ड्रेस्ड अप था, अच्छा, टॉप टू बॉटम वॉज, हम भी शायद उतने कभी तैयार होकर ऑफिस नहीं गए। हाँ। उससे पूछा भाई क्या कर सकते हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ भी काम चाहिए सर। तो अच्छा, भी लोडिंग पे काम है सुपरवाइज़र का, चले जाओ। हाँ। बोले सर कहाँ जाना है? मैंने उसे HR को बता दिया, भाई इसको ले जाओ, दिखा दो। तो विद इन हाफ एन आवर ही रिटर्न बैक कि सर क्या कहते हैं मैं ये काम तो नहीं करूँगा। मैंने क्यों? बोले सर मैं क्या कहते हैं जहाँ से अप्रोच लगाई है वो इसलिए थोड़ा नहीं लगाई थी कि मैं धूप में काम करूँगा। अच्छा।
मेरे को तो क्या कहते हैं ऑफिस में काम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एसी चाहिए। अच्छा। तो मैंने चल तू कंप्यूटर पे भी क्या सीखा, क्या करा है तूने? हाँ। बोले वो आप सिखाओगे। अच्छा। तो प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन में जो हम एजुकेशन पे ट्यून कर रहे हैं, या मैं कहूँ ग्रेजुएशन में जो ट्यून कर रहे हैं, जो जो यूनिवर्सिटीज़ या जो एजुकेशन इंडस्ट्री बना रही है, वो बना रही है कि भाई आप यहाँ से पढ़ के निकलोगे और आपको इतने रुपए का पैकेज मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, एक प्यून मिलेगा और एक एसी मिलेगा। एसी मिलेगा। हाँ, ये जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, हाँ हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें आगे फ्यूचर में लेके जा रही है। अच्छा। तो हमें उस पर बहुत मेजर फोकस करने की ज़रूरत है। तो नई जनरेशन इज, आप मीम्स या रील्स खूब देख रहे हो आज की तारीख में बन रहे हैं, जिसमें क्लियर है कि भाई क्या कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया या मुझे क्या कहते हैं एंजाइटी हो रही है। तो हमने कभी नहीं फील करी ये चीज़ें। मुझे याद नहीं है, एक इंसिडेंट है, माता जी के क्या कहते हैं मायके से कोई आए थे मामा जी, हम लोग, उन्होंने बताया ये भाई हैं मेरे, तो मामा जी हुए। तो मामा जी वो आपस में बात कर रहे थे कि बेटे को डिप्रेशन है। तो मम्मी बोली भाई डिप्रेशन क्यों है? बोले उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, उसे क्या कहते हैं डॉक्टर बनना है, मना कर दिया है। तो मम्मी बोली भाई डॉक्टर कर लेंगे। अरे बोले बहना ऐसे कैसे करना है, मैंने तो कमरा बंद किया, निकाली पनाई, 2 लगाई, डिप्रेशन बाहर आ गया। तो वो हमारा डिप्रेशन निकलता था। अब आज की तारीख में आप कहाँ क्या कहते हैं, आप बच्चों को क्या कहते हैं छू के देख लो। हाँ सही बात है। किसी भी बच्चे ने आज तारीख में मार, हमें बहुत कंसर्न होते हैं, बच्चे भी बड़ा अच्छे अच्छे नाटक दिखा रहे हैं बढ़िया से। अच्छा, अगर आपको उत्तर प्रदेश में जी एडिबल ऑयल का मिनिस्टर बना दिया जाए जी, या योगी जी को आपको कोई सलाह देनी हो इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, तो आप क्या सलाह देंगे? योगी जी को सलाह देना, पहले तो थोड़ा सा आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप अगर आप चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश तो एडिबल ऑयल एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। जो हालात बिगड़े हैं उसको कम से कम सुधारने के लिए 15 साल चाहिए फोकस्ड। एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूं। एडिबल ऑयल की देखिए, आपको पहले किसान ढूंढ के उन्हें कन्विंस करना है कि भाई के कितने दिस इज वैल्यूएबल, पहली चीज। दूसरा, आप इंडस्ट्री कहाँ बची है? चलो आपने यहाँ पे सीड ग्रो भी कर ली, हाँ, तो आपके पास इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में क्रशिंग इंडस्ट्री नहीं बची है, नहीं बची हुई है। तो आप ग्रो भी करा लोगे तो वो करे क्या किसान? जो हो भी रही है यहाँ पे, वो यहाँ से फिर या तो नेपाल चली जाती है या क्या कहते हैं राजस्थान जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। जब तक लोकलाइज इंडस्ट्री नहीं डेवलप करेंगे क्रशिंग के लिए, तब तक आप नहीं कर सकते। देखिए, ये सिंगल कह देना कि भाई हम, तो राजस्थान बड़ा मार्केट है क्या इस चीज़ का? राजस्थान इज टोटली बेस्ड ऑन मस्टर्ड ऑयल ओनली। मस्टर्ड ऑयल आज की तारीख में मैं समझता हूँ करीब छोटी बड़ी मिला के 7-8 हज़ार के कितने यूनिट होंगी वहाँ पे राजस्थान में। राजस्थान वहाँ क्या रीजन है इतने ज़्यादा यूनिट होने का? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कंसंट्रेट कर गई वहाँ पे। तो वहाँ पर धीरे धीरे मार्केट डेवलप, धीरे धीरे या तो गवर्नमेंट वहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट में नहीं, वहाँ पे खेती होती है तो मस्टर्ड, चूँकि फील्ड्स इस हिसाब से हैं, मस्टर्ड और चना 2 सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। तो जबकि मस्टर्ड वहाँ है, तो उसको क्रशिंग के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है बहुत मेजर बनाए रखने के लिए कि इंडस्ट्री रहे। अच्छा, यहाँ वो स्थिति नहीं बनी। यहाँ क्रॉप मिली, कभी नहीं मिली। किसान, चूँकि हमारे यूपी में जो साइज ऑफ लैंड है वो बहुत छोटे है। अच्छा, तो मैं क्या कहते हैं चाहूँ कि मेरे मन भरे का माल मिल जाए क्रशिंग करने के लिए, वो नहीं है अवेलेबल पिछले 15-20 साल से। आप लोग कैसे, आप लोगों के लिए भी रॉ मटेरियल एक चैलेंज होता होगा कैसे? आप लोग मस्टर्ड से, राजस्थान से, सब राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से आप लोग? सब टोटल राजस्थान से आता है। अच्छा, टोटल। खुद भी आप लोग क्या ग्रो करवाते हैं अपने कुछ फार्म्स वगैरह जैसे? सर ज़रूरत, मैंने बताया कि आपको अपने पे फोकस रखना है, रादर दिन मैं सारा काम कर लूँगा। सारे दुनिया का काम ना आप कर सकते हो, ना इच्छा रखनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी सप्लाई चैलेंजेस नहीं है। अच्छा अच्छा, आज तक के, अभी तक तो नहीं आया। अब इस यहाँ से निकलने के बाद कुछ आया, कैन नॉट से, बट टिल डेट 0 चैलेंज। अच्छा, और बढ़िया क्या कहते हैं काम चल रहा है, बढ़िया चीज़ें व्यवस्थित हैं। ज़रूरत ही नहीं क्या कहते हैं फोकस करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग क्यों करनी है? सब काम आप नहीं करोगे। लेट कम्युनिटी
डेवलप। नहीं, जैसे एक एफएमसीजी कंपनी बहुत बड़ी है उत्तराखंड की, उनका दावा रहता है कि वो सारी चीज़ें खुद ही उगाते भी हैं, बनाते भी हैं, प्रोसेस करते हैं। तो मुझे लगा देखो सर, इसकी रियलिटी चेक तो आप लोग कर सकते हो। नहीं, हम लोग भी नहीं कर सकते। अगर क्या कहते हैं सिर्फ पैक माल भी उठाओगे आप तो उसमें लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड है या मार्केटेड है, उससे से पता चलता है क्या। अच्छा, ऑयल कंपनी से जेनेटिक्स लैब तक का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ? डिमांड, मार्केट डिमांड। अच्छा। जेनेटिक्स लैब इज मोर की मैंने बताया कि कुछ नया करते रहो। एक एस्टेब्लिशमेंट करा पहले, मस्टर्ड वाज मोर और लेस स्टेबल की। अब स्टेबल होने के बाद आप खाली हो गए, खाली होने पे फिर दिमाग में कुछ और कीड़ा आता है कि यार खाली हैं, खाली बैठे हैं तो या तो स्टाफ को डांटेंगे या कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लें। तो वाज मोर फोकस ही कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लें। तो वो कंस्ट्रक्टिव के चक्कर में नरिश चालू किया। अच्छा। नरिश चालू करने के बाद वो एक स्टेबलाइज हो गया। अब कुछ नया चाहिए। नया के चक्कर में फिर वाज कि डेयरी चालू करी। डेयरी के पीछे रीज़न, डेयरी नहीं कहूँगा मैं, इट इज़ मोर ऑफ ब्रीडिंग एंड जेनेटिक फार्म। जेनेटिक फार्म है वो। शुरुआत हुई ऐसे ही, हम लोग सब फैमिली मेम्बर्स वाज गोइंग अराउंड, शायद दिल्ली आ रहे थे तो माता जी ने कही कि ये गाय जो रोड पे, हाँ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ ना माता जी वाला, गाय के कहते हैं रोड पे घूम रही है, इसके लिए कुछ कर। अच्छा। हम दुनिया को इतना बांट रहे हैं, सब कुछ है, CSR में यही कर ले। हाँ। तो बस कि ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा, ये काम कर लेते हैं। तो वो CSR के चक्कर में ये डिसाइड हुआ, एक लैंड ली, एक पीस लिया कि भाई जो वर्निंग काउज हैं विल कीप देम देयर। हाँ। तो उसके लिए परमिशन कुछ चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें और थी। तो उसके लिए भटकना शुरू करा कि भाई कौन देगा, क्या होगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड ऑल। अच्छा। सब काम क्या कहते हैं कोशिश करें कि लाइन अप हो जाए, बट सब जगह से क्या कहते हैं डिनाइल ही मिला। अच्छा। रीज़न वाज कि एवरीबडी वाज मोर कंसर्न कि देखो आप रोड की गाय आप अच्छा करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर एक भी क्या कहते हैं कैजुअलिटी हो गई तो वो कोई जितनी आपने अच्छाई करी है वो सब क्या कहते हैं किनारे लग जाएगी। अच्छा। तो वी सेड कि भाई रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न जो सब जने मना कर रहे हैं। तो और इस पे डीप रिसर्च करी तो वी फाउंड कि जो गाय सड़कों पे हैं उनके सबके पेट में मोर और लेस क्या कहते हैं 4 kg 5 kg पॉलीथिन है। अच्छा। अब पॉलीथिन क्यों है कि जो घूम रही हैं उन्होंने क्या कहते हैं खाना खाना है। अब आदमी की टेंडेंसी, उन्होंने गाठी बांधी और फेंक दिया। तो गाय को भूख लगी है, उन्होंने जितना निकाल मिला निकाल लिया, नहीं तो खिंच गई तो खिंच गई। लेकिन जो रोड पर घूम रही है वो किसी ना किसी की तो होती है गाय। सर देखिए, ये यहाँ पे क्या कहते हैं फ्लॉ है, यहाँ पे गवर्नमेंट की सबसे बड़ा क्या कहते हैं नाकामी है कि आपने टैगिंग करी है और टैगिंग वाली गाय रोड पे घूम रही है। अच्छा। जब आपने सख्ती करी तो लोगों ने कान काटने शुरू कर दिए गाय के, ओ, टैग निकालने के लिए। अच्छा। और ये टैगिंग किस लिए की है सरकार ने? कि जो टैग होता है वो ये बताता है कि इसका ओनर कौन है। अच्छा। ये गाय कहाँ से आई है, किसने रखा है, कौन इसका ओनर है, कितने साल की है। हाँ। मल्टीपल के कितने हैं। अच्छा, उसकी इन्फॉर्मेशन हैं। अच्छा। तो अब आपने एक जो सबसे अच्छा काम किया वो ये कि गाय कटना बंद करी, लेकिन किसानों को क्या कहते हैं ये नहीं बता पाए कि भाई इन्हें आपको रखना है, वहाँ फेलियर है। अच्छा, गाय जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो गाय इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में एवरेज मिल्क यील्ड पर काउ इज़ 4 लीटर्स। 4 लीटर्स, हाँ। अब अगर हम 4 लीटर की एवरेज मिल्किंग की बात करें 60 रुपये के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है मिल्क की। 4 लीटर मिला तो उसमें 240 रुपये हुए। और एक गाय को अच्छे से मेंटेन करने में आपको 300 से 400 रुपये का उसका चारा खर्चा है। तो 240 रुपये कमा के और 300 या 400 रुपये। लेकिन एक चीज़ है ना, पंजाब में जैसे जो पर वो है वो ज़्यादा है, वहाँ 8 किलो 9 किलो के आसपास वहाँ पर है। ऑल इंडिया इज 7, पंजाब इज 14। अच्छा, 14। इवन मैं गुजरात में था, वहाँ मैं देखता था गायों को बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े गिर के थन है और अच्छा लगता है। गिर। अच्छा, वो गिर गाय है, वो इंडिजिनस काउस हैं। तो इंडिजिनस काउ हमारे यहाँ मेजरली कितने गिर है, साहिवाल है, गंगा तेरी है। अच्छा, ये इंडियन काउस है। अच्छा। तो
है क्या कि जिसने जितना गायों का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि जितना अच्छा आप खिला रहे हो हाँ। उतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अच्छा। अब हमारे यहाँ जैसे गांव में किसान ने क्या करा, दिन में आया, दूध निकाला, उन्हें छोड़ दी गाय, जहाँ जो खाया खाया, फिर लौट के शाम को घर आ गई, फिर बांधा, दूध निकाला, जो मिल गया ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो जो हम दूध की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो खा के क्या आई है। देखिए जाएगा तो ब्लड कभी इस पर किसानों को कोई सपोर्ट सिस्टम एजुकेट करना देखिए या हम उनको... तो हम कर रहे हैं। अच्छा। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अच्छा, किस तरीके से? सो जो हमने सेंटर ऑफ एक्सलेंस फार्म बनाया है, हाँ हाँ, उसमें फार्मर्स को एजुकेट करना, जो सोसाइटी में छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वी ट्राई कि उन्हें कलेक्ट करके वी एजुकेट देम कि कैसे रखना है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है कि वो कहते हैं भाई साहब 4 या 5 लीटर में मैं क्या करूँगा। तो उस थॉट के बाद वी स्टार्टेड कि एक्सप्लोरिंग कि हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन हो रहा था, तो वी डिसाइडेड कि वी शुड गो टू ब्राज़ील एंड गेट गुड जेनेटिक काउ इन इंडिया। ब्राज़ील क्या वर्ल्ड में डेयरी फार्मिंग में बहुत नंबर 1 है या अग्रणी है? सर 1940 में बड़ौदा के महाराजा ने गाय के कहते डोनेट करी थी ब्राज़ील को। अच्छा, बड़ौदा के महाराजा ने? बड़ौदा ने। और उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू 1940 है, अभी 70 साल मान लें, 60 70 80 साल मान लें, 85 साल, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू उन्होंने गाय, उनके जो नॉर्मल गाय हैं दे गिव 20-25 लीटर्स। अच्छा। और जो बढ़िया हैं दे गो अप टू 60-65-70 लीटर्स। लीटर। दैट इज अगेन द गिर गाय। अच्छा, वो गिर है? गिर है गुजरात की। वी ट्राइड कि हम उसको यहाँ वापस लेकर आएँ, तो वहाँ मेहनत करके ब्राज़ील, एमरापा एंड ऑल। अच्छा, आपको लगता है कि AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन जैसी जो तकनीक है वो छोटे किसानों तक पहुंच पाएगी आने वाले समय में? सर पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने बताया कि फिर ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ IVRI, ये बहुत NDDB, बहुत बहुत बड़ी के कितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप डेटा निकालो तो यू विल बी सरप्राइज कि सिर्फ फोकस पढ़ाई पर है, रिसर्च पे नहीं है। अगर के कितने, जैसे हम अपनी बात बताएं कि हमने अभी पीछे के कितने 116 काउज में ब्राज़ील से एम्ब्रियो लेकर आए, फ्रोजन एम्ब्रियोज, और उनका ET करा था, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया था। तो वी हैड अ सक्सेस रेट ऑफ 70%। अच्छा। विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओह, 70% सक्सेस रेट था, यानी जो प्रेग्नेंट हैं आज की तारीख में। अच्छा। और जो ब्राज़ील का एक एवरेज है जहाँ से हम लाए हैं इज़ अराउंड 30-33%, और इंडिया का एवरेज इज़ अराउंड 12%। अच्छा। तो कोई काम ही नहीं कर रहा। मैंने बताया कि गाय को बढ़िया आप खिलाओगे नहीं। हमारे यहाँ गाय की सेवा भाव सब में है। सब में, हाँ बिल्कुल। खिलाते क्या है गाय को, क्या कहते हैं, गेहूं का रोटी, अरे शाम का बच्चा खाना खिलाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी ज़रूरी गाय को क्या है कि ग्रीन चाहिए, जो आज की तारीख में गवर्नमेंट को ज़रूरत है, किसानों को आगे बढ़ाना है, तो कुछ कंपलसरी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ग्रीन फॉडर है, जो आज की तारीख में मेजर शॉर्टेज है हिंदुस्तान में। अच्छा। नोबडी इज थिंकिंग ऑफ इट। हाँ, कैटल फीड भी अभी यूपी में क्या मतलब, कैटल फीड की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। आप ग्रीन फॉडर दे रहे हो, हम वी आर रनिंग टोटली ऑन ग्रीन फॉडर। अच्छा अच्छा, क्या कैटल फीड और ग्रीन फॉडर में क्या वो भी? कैटल फीड इज सप्लीमेंट। अच्छा, वो सप्लीमेंट आपने क्या कहते हैं, सोयाबीन, सोया प्रोटीन के लिए सोया मिक्स कर दिया और 4 चीज़ें मिक्स कर दी। अच्छा। या आज की तारीख में नया ट्रेंड है साइलेज। अच्छा। जो सबसे ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्शनेबल पहले दिन से रहा, मैंने कभी एंट्री भी नहीं करनी दी। साइलेज क्या है? साइलेज इज कॉर्न, जो हम अचार कहते हैं उसे अंग्रेजी में साइलेज कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कॉर्न को विनेगर और फर्मेंट करते हैं बेसिकली, तो वो साइलेज के तौर में यानी अचार बन जाता है। घर पे भी हम लोग ये करते हैं, मिक्स करा धूप में रख दिया तो वी आर फर्मेंटिंग।
तो उससे अचार बनता है, दैट इज अचार। लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने फिर लौट के नेचर की बात करें तो ये सारी चीजें अभी शुरू करी हैं। अगर हम कृष्ण जी के जमाने में जाएं तो वहाँ ना साइलेज था ना सप्लीमेंट था। बिल्कुल बात सही है। वहाँ थोड़ा ना आप क्या कहते हैं कोई चीज अलग से बना के दे रहे थे, एक ग्रीन था। कामधेनु तभी थी। उसी कामधेनु से ही लेके कामधेनु जो एक जी। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, आप क्या बढ़िया खिला रहे हो, कितना हाइजीनिक रख रहे हो। आप फार्म पे आओ, आपको बदबू नहीं मिलेगी, कोई क्या कहते हैं गंदगी नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन एकदम, आपको लगेगा नहीं आप क्या कहते हैं। क्या मतलब गवर्नमेंट की थोड़ा सा वैसा एटीट्यूड है क्या, मानेंगे कि मतलब देखिए सर, गवर्नमेंट का एटीट्यूड मैंने बताया, पॉलिसीज एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। हाँ, इम्प्लीमेंट तो रोड पे उतर के कितने व्यक्ति ने करना है। मैं बिल्कुल अलग बात कहता हूँ। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि भाई आदमी कहते हैं भाई रोड बढ़िया नहीं है। तो देखो ये क्या कहते हैं, हमारे मिनिस्टर की या क्या कहते हैं सीएम की ड्यूटी होनी चाहिए। भाई प्लेन से क्यों जाओगे, आपको रोड से जाना है, आप बाय रोड जाओगे, रोड अपने आप से हो जाएंगे। अच्छा कहीं अगर क्या कहते हैं सीएम का विजिट है और रोड अगर खराब है तो ओवरनाइट बनती है ना। हाँ बनती है। तो वाई आपको क्यों चाहिए भाई प्लेन। आपको आज क्या कहते हैं रोड इंफ्रा सही करना है, आप अपना टूर क्या कहते हैं बाय रोड तय करो ना हर जगह, आप रोड सही हो जाएंगे। तो वो आपको जाना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें बनानी बड़ा पड़ेगी। स्ट्राइकिंग मैं आपको एक शेयर करूं, एक बार क्या हुआ कि यहाँ लखनऊ में डीजीपी ऑफिस है, उसके पीछे रोड बहुत ख़राब है और वहीं पर एनी टाइम फिटनेस है जहाँ मैं जिम जाता हूँ। तो एक दिन सारे रास्ते रोके थे, जब मैं गया तो मैंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, रोड बड़ा तेज़ाई से बन रही थी। तो पता चला कि कुछ पुलिस दिवस है, इसके बाद सीएम चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, इसलिए ये रोड बनाई जा रही है। मैं ये देख रहा था कि उनका जो कन्वॉय था, जो रास्ता जितना था एक 400-500 मीटर की रोड का, वो बना दिया गया था। उसके बाद बहुत बढ़िया। उससे 50 मीटर अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे राइट साइड गर्दन घुमा के देख लें तो उन्हें वो टूटी रोड दिख जाएगी। बिल्कुल दिख जाएगी। वो छोड़ दिया, जबकि दैट इज द मोस्ट प्राइम प्लेस ऑफ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये तो सर देखो, मैं क्या कहते हैं सूरज को आईना तो दिखा नहीं सकता। मैं आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। मैंने कहा यार कि इस रोड से ऐसे जाएंगे, लेकिन आप राइट साइड में और सामने 200 मीटर 300 मीटर सड़क टूटी है। वो भी नहीं कि चलो भाई यह कि भाई 300 मीटर और बना दो, क्या पता नजर ना पड़ जाए। उन्हें मालूम है ना कि उन्हें सेंटर में बैठना है, बाकी दो साइड के कहते हैं आदमी बैठना है तो सामने ही देखना है। सामने ही देखना है, बिल्कुल सही है। आपको लगता है क्या दूसरी श्वेत क्रांति इंडिया में हो सकती है अगर डेयरी उद्योग को बढ़ाया जाए? देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन डेफिनेटली जो अभी की स्थिति बन रही है, जो हम कर रहे हैं, जो हमने मैंने बताया कि हमने 70% पॉजिटिव हैं। अच्छा। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बुल्स चाहिए। तो जो अभी चेक किए हैं अनफॉर्चुनेटली सब फीमेल्स हैं। अच्छा। ओहो। तो अगेन सेकंड फेज वी विल स्टार्ट इन मार्च। अच्छा। अभी क्या कहते हैं 22 में, क्योंकि बगैर बुल्स के क्या कहते हैं आप जो चाहिए आपको नहीं मिलेगा। और लोग कहते हैं कि भाई, मैंने कही यार बताओ अब बुल नहीं हुए इसमें। तो उसके सर क्या कहते हैं बुल होता है तो आदमी परेशान हो। भाई यही बस थॉट प्रोसेस का फ़र्क है कि अगर भाई आप फीमेल अगर कर भी रहे हो तो जब तक आपके पास बढ़िया बुल नहीं हो तो ये जीनोमिक आगे कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाएंगे? वैसे हो सकती है क्या दूसरी श्वेत क्रांति? सर पहली तो हो चुकी 10 साल। 10 साल ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे जो IITians हैं या बहुत सारे ग्लोबल उसमें मल्टीनेशनल में छोड़ के आए हैं और अपने अपने एरिया में गए हैं। एंड दे स्टार्टेड एंड दे आर डूइंग गुड ऑल्सो, इकोनॉमिकली, प्रॉफिट वाइज, रेवेन्यू वाइज दे आर डूइंग वेरी गुड। तो वही ज़रूरत इस बात की है मुझे लगता है कि अगर ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को किया जाए, और गवर्नमेंट का तो सपोर्ट होता ही है, लोगों को भी थोड़ा सा एक उत्साह प्रोत्साहन मिले तो कर सकते हैं। वी कैन डू बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब डेयरी उद्योग जिस तरह से बढ़ रहा है या अवेयरनेस बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी फार्मर्स वर्सेस कॉर्पोरेट कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट? सर देखो, क्योंकि धीरे धीरे कॉर्पोरेट तो डेफिनेटली आनी पड़ेगी अगर क्या कहते हैं ग्रो करना है। अगर क्वालिटी जनरेट करनी है तो बगैर कॉर्पोरेट के नहीं हो सकती। कि मैंने आपको बताया जैसे अभी जो एम्ब्रियोज हमने करे, दे विल बी गिविंग अराउंड
14,000 to 18,000 लीटर्स पर लैक्टेशन। तो लैक्टेशन अच्छा। ईयर की बात करते हैं तो 303 दिन का लैक्टेशन ईयर होता है। हाँ। तो मैं 60 लीटर एक गाय से बात कर रहा हूँ। 60 लीटर। ओह। लेकिन मैंने गाय किसी को दे दी कि भाई चल ये 60 लीटर दे रही है, वैलिडेट हो गई, तू ले ले। और अगर उसने खिलाया नहीं, उसने उसकी केयर नहीं करी, तो वो लौट के फिर 10 लीटर पे ही आ जाएगी। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मिल्क इकोनॉमी भी आने वाले समय में ऑयल इकोनॉमी जितनी ग्रो कर सकती है? इससे बड़ी है सर, अब आज भी है। अच्छा, आज भी है? आज भी है सर। आप भाई बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है सर। क्या कहते हैं, आप घी खा रहे हो 1 चम्मच हाँ। और दूध पी रहे हो 2 गिलास, हाँ, सही बात है। तो अपने आप ही क्या कहते हैं आप ज्वाइन करो भाई। ठीक है, आज तेल दूध से दुगने रेट का है, तो 1 गिलास पे आ जाओ भाई 2 की जगह। तब भी 1 चम्मच और 1 गिलास में बहुत बड़ा फर्क है। क्या ये रोजगार का भी बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है? सर किसानों के लिए विल बी लाइक बून एनीथिंग। क्योंकि आज की तारीख में किसान को सरवाइव करने के लिए, अगर मैंने कही कि 2 गाय उनने 60 लीटर की ले रखी हैं, तो आप जोड़ो 60 रुपए से क्या कहते हैं करीब करीब, मैं समझता हूँ 2 गाय में 120 लीटर 60 रुपए से जोड़ेंगे, 100 लीटर भी मान लें, तो आप 6,000 रुपये रोज़ की बात कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या आपको लगता है कि आने वाला कोई इंडिया में मैक्सिमम जो यूनिकॉर्न्स आए हैं वो या तो एआई या आईटी सेक्टर से हैं या ई कॉमर्स के हैं? जो लास्ट 5 यूनिकॉर्न भी जो इंडिया में बने हैं वो भी एआई और इंटेल। आपको लगता है कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का यूनिकॉर्न आने वाले समय में बन सकता है, या अगला आने वाला कोई यूनिकॉर्न एग्रीकल्चर से हो सकता है? एग्रीकल्चर का यूनिकॉर्न सच अगर मैं फार्मिंग की बात करूं तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड साइज मैंने बताया बहुत छोटे हैं, तो कभी भी वो एग्रीकल्चर बेस्ड कोई यूनिकॉर्न। देखो सर, हम तो कह रहे हैं हम भी करेंगे। अच्छा। जो हम चेंज ला रहे हैं वो बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, ये कहते हैं भी श्योर नहीं है, चूँकि गेस्टिंग पीरियड इज़ अराउंड 3 years। अच्छा। 3 साल बाद ये कहते हैं हम उस पोजीशन पे होंगे कि हम बता सकते हैं कि हाँ ये हमने अचीव कर लिया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम तो शब्दों में और सिर्फ ये कहते हैं कैलकुलेशन में खेल रहे हैं। टारगेट इज 15,000 एम्ब्रियो पर मंथ हम हाई जेनेटिक्स के डेवलप करेंगे। अच्छा। वी विल स्टार्ट दिस से बाय अगस्त, जब हम 15,000 एम्ब्रियोज विल बी प्रोड्यूस्ड विद इन द प्रेमाइसेस। अच्छा। तो 15,000 एम्ब्रियोज हर महीने जनरेट करने के लिए आपको फिर करीब करीब 700-800 गाय चाहिए हाई क्वालिटी, सीमन चाहिए हाई क्वालिटी। ये अचीव होने के बाद 15,000 एम्ब्रियो के कितने प्लांट करना और उसमें सक्सेस रेट मेंटेन करना। आज की तारीख में एम्ब्रियो, अगर ईटी की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटेट कर रही है कि एम्ब्रियो 30,000 में गवर्नमेंट 15,000 20,000 गवर्नमेंट बेयर कर रही है, 5-10 हज़ार के कहते हैं किसान अपने पास से दे रहा है। अच्छा। लेकिन जिस गाय को एम्ब्रियो लगाया या गवर्नमेंट बॉडी ने जिसने लगाया ना, तो उसने ये देखना है कि इसकी साइकिल क्या चल रही है। उसके पास तो आया साहब ये लगाने हैं, गांव में जाओ लगा दो। दिस इज वेरी साइंटिफिक प्रोसीजर। अच्छा। वो प्रोसीजर तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा। आने वाले समय में आपको लगता है डेटा ड्रिवन फार्मिंग? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने किसी गांव को भी वहाँ पर एडॉप्ट किया सर? वी आर मोर, किया है? वही है, माता जी की इच्छा है तो क्या कहते हैं हम अच्छा। ना करते हैं, वही देखती हैं। अच्छा। डॉक्टर्स हैं या क्या कहते हैं, कौन सा गांव है? मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा, जोगी नाम वादा नहीं करके ध्यान है। कोई। हाँ, अच्छा। मुझे नाम नहीं ध्यान है। तो वो उनका काम है, शी लव्स टू डू। एंड एनवायरमेंट में भी आपका बड़ा वो रहता है? वो डेफिनेटली है सर। इस साल, अगर इस साल की बात करें स्पेसिफिकली इस साल में, तो करीब करीब 25,000 क्या कहते हैं पेड़ लगाए हैं। अच्छा। छोटे और बड़े 25,000? 25,000 छोटे बड़े से मतलब जो साइज में अगर अब बात करें तो करीब 20,000 तो हमने वही लगाए हैं आपके बांस का। अच्छा। 40 फीट वाला। और 5,000 नीम, पीपल, बरगद ये लगाया है। तो बेसिकली जो एरिया एक्सेलेंस ऑफ जो सेंटर हम डेवलप कर रहे हैं,
उसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स जब बड़े हो जाएंगे ना, तब खुद को अच्छा लगेगा कि हमने कुछ बीएल एग्रो में 100% सोलर सिस्टम बेस्ड आपके यहाँ सिस्टम? फिलहाल हाँ, फिलहाल क्या कहते हैं 100% जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वी आर जनरेटिंग ऑन सोलर ओनली। अच्छा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट में अब आ जाएगा, एक नया यूनिट आएगा फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, सो इट विल बी जनरेटिंग 95% वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, अच्छा अच्छा। जो कि आप लाइक कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग एनीथिंग व्हाटएवर यू विश टू। तो वो भी अभी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जितना भी फैक्ट्री का पानी है इट विल बी 91% रिसाइकल्ड। 90%। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है या यंग है, यूथ है, जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस में आना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है? सर कभी भी गिव मी अ कॉल, आई एम देयर, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे को कभी क्या कहते नहीं है, मैं खाली हूँ। अच्छा अच्छा। आई लव कि कम से कम कम्युनिकेशन, जो आइडियाज़ हैं, देखिए आइडियाज़ तो मैं आप ही लोगों से ले रहा हूँ। आप लोग जो बात कर रहे हो, जो कह रहे हो, सुन रहे हो, उसमें से मेरे मतलब क्या है, मैं अपनी मतलब का निकाला, काम खत्म हो गया। आने वाले समय में 10 सालों में आप बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज़ को कहाँ देखते हैं? सर देखो, मैं जहाँ हूँ वहाँ तो डेफिनेटली रहूँगा। अब इससे ऊपर कितना जाऊँगा मैं कैसे एसेस कर सकता हूँ? अच्छा। आई कैन नॉट। मैं देखिए हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, जैसे जो अभी ब्रीडिंग वाला है, दैट विल बी द बिगेस्ट इन वर्ल्ड, आई कैन एश्योर यू। रीज़न बीइंग कि इसमें कॉम्बिनेशन में जेनेटिक्स है, फिर बाय another half year or two we will be starting the cloning of the cows। जो बेस्ट ब्रीड है उसको जिंदा रखने के लिए क्लोनिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारा क्या कहते हैं काम हो रहा है, इमेंस वर्क इज बीइंग डन, और इंटरेस्टिंग है, चूँकि क्या कहते हैं मुझे कुछ सीखने को अच्छा चाहिए और इन्वॉल्वमेंट चाहिए, दिमाग को खाली नहीं रखना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे एक लेवल होता है पैसे का, और जब व्यक्ति एक लेवल पर आता है, दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, एज ए ह्यूमन बीइंग और लाइफ की बात हम करें तो ये होता है कि भाई एक लेवल ये हो गया, इसके बाद यार ठीक है इतना, लेकिन उसके बाद भी जब आप बिजनेस फील्ड में होते हो, यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स, यू कीप ऑन ग्रोइंग, तो उसके पीछे मैं मानता हूँ कि 100% पैसे का मोटिवेशन तो नहीं होता, क्योंकि पैसे की जो यूटिलिटी है या नीड है वो एक लेवल तक होती है। बिल्कुल है। और ये भी सही है कि अगर नहीं होगा तो ऐसे बिग कॉर्पोरेट्स, चाहे वो रिलायंस हो, एयरटेल हो, अदानी हो, सर, या जो मैं इसमें तो इतना ही कहूँगा सर, मेरी इच्छा सिर्फ अब नाम की रह गई। अच्छा। खाने के लिए तो बतेरा मिल रहा है। तो मैं क्या कहते हैं, बिल्कुल जब भी हम लोग टर्नओवर के फिगर्स में आने वाले समय सोचते हैं जो बिजनेसमैन की, हाँ भाई मैं इसको सबसे बड़ा फ्लॉ कहता हूँ सर। अच्छा। बिजनेस प्रॉफिट बेस होना चाहिए। हमने फॉर सम रीजन इसे टर्नओवर बेस कर दिया। अच्छा। प्रॉफिट है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। आपको क्या कहते हैं, टर्नओवर है देन यू आर अवेलेबल, अदरवाइज यू आर नॉट अवेलेबल। अच्छा। और चाहिए होता क्या है, वो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप बिजनेस का कोई मतलब नहीं। कोई अगर किसी यूथ के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है बट वो कुछ शुरू करना चाहता है, उसके मन में है कि यार कुछ करना है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या उसको मतलब कैसे कर सकते? देखो सर, इंडस्ट्री में आना है तो आज की तारीख में कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको लगानी है और जो कि वाइबल करनी है, मैं समझता हूँ 100-150 करोड़ से नीचे कोई भी इंडस्ट्री आज की तारीख में नहीं है। अच्छा। जो वाइबल होगी। तो मोर और लेस हमारी जो सोसाइटी में एक बहुत मेजर फ़र्क आ गया, वो ये आ गया कि बिजनेसमैन के जितने औलादे हैं उन्हें जॉब में जाना है, और जो अच्छा। जॉब कर रहा था उसे बिजनेस में आना है। सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या ट्रेडिंग से शुरू कर सकता है कोई व्यक्ति? सर ट्रेडिंग तो कभी भी कर सकते हो आप, एनी डे। नहीं, स्मॉल अमाउंट से मनी से कर सकते हैं, मिनिमम से भी कर सकते हैं सर। आज की तारीख में सारी कंपनी क्रेडिट दे रही हैं, लेकिन आपको क्रेडिट वर्दी बनना पड़ेगा। आपको जवाबदेही जरूर है। अगर किसी ने आपके यहाँ माल रखा है कि भाई चलो उधार करो, बेच दो तो वापस कर देना, तब आपकी सिचुएशन तो होनी चाहिए कि उसने अगर ट्रस्ट किया है तो आप उसे प्रूव करो। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आदमी ट्रस्ट तो करना चाहता है, लेकिन सराउंडिंग से जो रिस्पॉन्स मिलते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन आपको कभी लगा था कि जैसे बरेली बेस्ड बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, आज जो भी मैक्सिमम कॉरपोरेट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो
बड़े शहरों मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद यहाँ बेस है, लेकिन एक रीजनल उससे निकल के इस लेवल पर पहुँच। मैंने अभी बताया सर, रिस्क लेना और सनक होना बहुत ज़रूरी है। यही सनक होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है भाई। हमारे यहाँ अगर सराउंडिंग में बात करें तो आपको बढ़ते हुए शायद के कितने 2-4 जने ही देख रहे होंगे, अदरवाइज तो सब आपको खींच के नीचे गिराने में हाँ लगे। हाँ बिल्कुल, ये तो खैर तो ये टेंडेंसी के कहते बदलनी है। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि पब्लिक क्या कह रही है, क्या बोल रही है, आज की तारीख में फोकस उस पर ज़्यादा है, ज़्यादा है। उससे अपने आप को हटाना पड़ेगा। हाँ, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं ना फेसबुक पे हूँ, ना मैं क्या कहते टीवी देखता हूँ, ना मैं क्या कहते हैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्यों कि नेगेटिव न्यूज़ेज इतनी प्रिवेल कर रही हैं। नेगेटिविटी के कहते किसी भी सेगमेंट में आप चले जाओ, कोई भी कुछ भी उठा लो, पॉजिटिव नहीं है, नहीं है। कोई अच्छी बात करने को तैयार नहीं है। अब ईरान इराक वॉर अब है नहीं है, हमारे यहाँ तो बज़ करके क्या कहते हैं आदमी को इतना पैनिक कर देंगे हाँ कि कहाँ ईरान रखा, कहाँ हिंदुस्तान, और आदमी यहाँ का घबरा रहा है। तो ये टेंडेंसी डेफिनेटली हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। सही कह रहे हैं। चलिए, आपसे बहुत सारा डिस्कशन हुआ, इंसाइट्स मिले, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज मैं किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हूँ जिसने एग्री बेस इंडस्ट्री को और ग्रो करने, आगे ले जाने, और जिसने ये भी बात की कि 10 साल में दूसरी श्वेत क्रांति संभव है। बिल्कुल आएगी सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और थैंक यू सर, थैंक यू। हम चाहेंगे फिर भी आपको फिर बुलाना चाहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। एनी टाइम, मैंने बताया कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल, फ़ोन कॉल अवे, जब आपकी इच्छा हो कैन कॉल मी एंड आई विल बी देयर। लॉट्स ऑफ विशेस फॉर योर। थैंक यू सर, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।